नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत मिश्रा। आप सभी लोग हमारी कहानी जो भी पुरानी आई है, आप सभी ने बहुत प्यार और स्नेह दिया। आज की कहानी है रंगा और बिल्ला की। आपने भी रंगा और बिल्ला का नाम खूब सुना होगा, बहुत ही चर्चित रहा है। दिल्ली ही नहीं, पूरा भारत दहल गया था इस नाम से। तो कहावतों में भी आने लगा है, अगर दो शख्स अगर कहीं जोड़ी बनाकर जा रहे हैं तो उनको लगता है कहीं क्राइम करने जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कहाँ बने और रंगा और बिल्ला फिर रहे हो। तो यही कहानी है रंगा और बिल्ला की। आइए शुरू करते हैं। 1975 में बिल्ला ने दो विदेशियों का कत्ल कर दिया था और बहुत सारा पैसा कमा रहे थे। लेकिन रंगा कहीं पे टैक्सी चलाता था और उसका इस काम में मन नहीं लगा और वो कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए वो एक रंगा नाम के व्यक्ति से किसी ने मिलवाया था, दूसरे व्यक्ति ने। तब से बनी रंगा और बिल्ला की जोड़ी। मुंबई के ठाणे में एक बार रंगा पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। जेल से फरार हो जाता है। फिर रंगा और बिल्ला दोनों दहशत करते हुए आ जाते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में रुक करते हैं। वहाँ के आसपास इलाकों और दिल्ली की सड़कों पे कार को लूटना, फिरौती लेकर के बच्चों की किडनैपिंग करके फिरौती मांगना, यही सारा उनका पैसा था और बहुत सारा पैसा इसी से कमा रहे थे। लेकिन बात है 1978 की। 1978 में नौसेना के अधिकारी रह चुके मदन मोहन चोपड़ा। मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे थे, संजय और गीता। गीता की उम्र 16 साल और संजय की 14 साल। रेडियो पे एक रिकॉर्डिंग होनी थी गीता की, तो ऑल इंडिया रेडियो को बोलते हैं आकाशवाणी केंद्र। आकाशवाणी केंद्र में रिकॉर्डिंग करने के लिए गीता और संजय दोनों भाई बहन निकलते हैं। रास्ते में इनको एक लिफ्ट के लिए ज़रूरत थी। आज का जो समय है उसमें हमने देखा है टैक्सी और ऑटो बहुत भारी मात्रा में है, एक एक सवारी के लिए 4-4 लोग खड़े रहते हैं। लेकिन 1978 में ऐसा नहीं था, टैक्सी भी थोड़ा दिक्कत से मिलती थी। इसलिए बिल्ला ने वहाँ पर आके अपनी गाड़ी रोकते हैं। लिफ्ट का बहाना लेकर के दोनों को बैठा लेते हैं। दोनों के बिठा करके बताते हैं कि आगे मैं छोड़ दूंगा चल के तुमको, तो दोनों आसानी से बैठ लेते हैं और फिर चलने लगी। लेकिन रेडियो की तरफ न जा कर के रुख दूसरी तरफ करते हैं। इशारों इशारों में रंगा और बिल्ला की बात होती है और रास्ता बदल देते हैं। अच्छा, ये रास्ता गीता और संजय दोनों लोगों को पहले से पता था। जब रास्ता पता होता है तब आप नहीं भटकते हैं, वरना कहीं पे भी ले जा करके बहुत देर बाद ये पता चलता है। तो आपस में कुछ बात होती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो संजय नाम का लड़का है मदन मोहन का, वो स्कूल में कराटे सीख चुका होता है, यानी कुछ न कुछ फुर्ती उसके अंदर होती है। तो दोनों से भिड़ जाता है, दोनों पे भिड़ता है। इधर जो गीता होती है वो भी रंगा के बाल नोचने लगती है, जो कि गाड़ी चला रहा होता है। आपस में बहुत सारी लड़ाई होती है और जब एक बस्ती की तरफ से इनकी कार गुजरती है तो संजय खिड़की खोलकर चिल्लाने लगता है। यहाँ पे वहाँ पे आस पड़ोस देख रहे व्यक्ति इस पे नज़र करते हैं और गाड़ी की तरफ भागते हैं। जहाँ तक है, एक व्यक्ति ने गाड़ी के दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश की थी, लेकिन रंगा ने गाड़ी भगा दी और वो भी पीछे ही छूट गए। बहुत से लोगों ने इस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया, जो था MRK 8930। इस पे पुलिस स्टेशन में बात करते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। अब रंगा और बिल्ला इनको एक सुनसान एरिया पे ले जाते हैं। सुनसान एरिया पे ले जाने के बाद कहते हैं अब आगे मैं तुमको छोड़ दूंगा किसी दूसरे स्थान पे, वहाँ से आप अपनी दूसरी टैक्सी कर लेना। अच्छा, इनकी पूरी कोशिश यही थी इन दोनों की किडनैपिंग करके घर से फिरौती मांगना। लेकिन जब इनको पता चलता है, यानी संजय और गीता ने किसी ने बताया होगा कि हमारे पिताजी नौसेना में अधिकारी हैं, तो इनको ये काम थोड़ा अटपटा लगा, यानी कि इनको लगा कहीं ना कहीं इसी केस से हम फंस न जाएं। इसलिए इनकी फिरौती मांगना और इनको किडनैपिंग करना इसलिए उचित नहीं समझते हैं। तो क्या करते हैं, जब विवाद ज़्यादा बढ़ता है तो संजय को गाड़ी से उतार के थोड़ी दूर ले जाते हैं और फिर इन पे पीछे से कई सारे वार करते हैं। अगर देखा जाए तो गीता गाड़ी में थी और उसको ले जाके बाहर ही मार देते हैं। और गीता के साथ बिल्ला ने पहले रेप किया। उसके बाद जब वो संजय को मार करके रंगा लौटता है, फिर रंगा रेप करता है, यानी बारी बारी से रंगा और बिल्ला दोनों गीता के साथ रेप करते हैं। अब वो बताता है कि जो संजय है उसको मैंने मार दिया है, लेकिन रंगा इससे संतुष्ट नहीं होता है। फिर वहाँ पे जाता है और कई सारे संजय के ऊपर वार करता है, यानी गीता को भी मार देता है और संजय को भी मार देता है। लेकिन गीता और संजय ने अपनी पूरी बहादुरी दिखाई। रंगा के भी माथे पे चोट आई थी, जहाँ से खून निकलने लगा था। अब दोनों आते हैं
अस्पताल की ओर, क्योंकि रंगा के चोट लगी है। अस्पताल में अपना इलाज कराते हैं, पट्टी वट्टी बांधते हैं और फिर वहाँ से अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो उसमें सबसे पहले रिटर्न में कुछ लिया जाता है। वो सारी चीज़ें हुई, कार्रवाई हुई, फिर जो रंगा था उसके ऊपर जो चोट लगी थी उसका इलाज होता है। दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। गाड़ी को एक स्थान पर छोड़ दिया जाता है, वो गाड़ी पुलिस वालों को मिलती है, फिर इस पर जांच शुरू होती है। इधर जब मदन मोहन ने देखा कि हमारे बच्चे की अभी तक रेडियो पे आवाज़ नहीं आती है, तो उन्होंने सोचा हो सकता है रेडियो कैंसिल हो गया हो, प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। लेकिन प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ था, उनके दोनों ही बच्चे मारे जा चुके थे। वो स्टेशन पहुंचते हैं, रेडियो स्टेशन, लेकिन वहाँ पे बताते हैं कि आपके बच्चे आए ही नहीं। अब कहीं ना कहीं इनके अंदर चिंता और भय दोनों व्याप्त हो जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में इन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि इतना इतना समय था, 8:30 के करीब बजा हुआ था और दोनों घर से निकले थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। उधर कुछ लोग इसकी कंप्लेंट कर चुके थे कि 2 बच्चों को मैंने गाड़ी से जाते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उन दोनों की कनेक्टिविटी एक साथ बैठ रही थी। अब पुलिस छानबीन करने के लिए थोड़ा बहुत उत्सुक हुई, लेकिन कोई इस विशेष प्रकार से नहीं। बाद में जब पता चलता है नौसेना के अधिकारी हैं, तो कई नौसेना अधिकारी इनके साथ में आकर के प्रदर्शन करते हैं थाने में। इसलिए इस केस पे थोड़ा ज़्यादा तेज कार्रवाई हुई, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिले। दूसरे दिन एक चरवाहा वहाँ पे गाय वगैरह चरा रहा था, उसने देखा कि एक लाश पड़ी है गीता की। उसने पुलिस को फ़ोन किया और वो पहुँच जाते हैं गीता की लाश तक। गीता की लाश के बाद 50 मीटर की दूरी पे संजय की लाश पड़ी होती है। ये खबर की जाती है मदन मोहन को, जो नौसेना अधिकारी हैं। जब मदन मोहन आते हैं तो देखते हैं दोनों की लाशें पड़ी होती हैं, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और अपना माथा पकड़ के वहीं पर बैठ जाते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 2 बच्चे या 2 ही बच्चे थे, दोनों की मृत्यु हो जाती है, उस समय व्यक्ति के ऊपर कैसा बीतता है। जब दोनों को देखते हैं और दोनों की लाशें, फिर घर आता है और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में दिखता है कि संजय के ऊपर 21 वार किए गए थे एक धारदार हथियार से, और गीता के ऊपर 5 से 7 बार वार किया गया था। और पहले ये रेप की घटना नहीं सामने आई थी, सॉरी अगर मैंने पहले बता दिया हो। अब पोस्टमार्टम में आया है गीता के साथ रंगा और बिल्ला दोनों ने रेप किया था। अभी तक रंगा और बिल्ला का नाम नहीं आया है पुलिस के सामने। अब जिन लोगों ने देखा था उनसे मिल कर के बात होती है, हुलिया होती है, फिर पोस्टर बनाया जाता है। दिल्ली की सड़कों पे पोस्टर लगते हैं, प्रदर्शनकारी बहुत आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हो गई है। आपको बता दें उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता दल के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। उस समय विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके थे, क्यों कार्रवाई हो नहीं रही थी। 48 घंटे के ऊपर का समय हो गया था और कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं उन प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए। प्रदर्शनकारियों में से किसी एक ने पत्थर फेंक के मारते हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी के लगता है। अटल बिहारी का जो कुर्ता होता है वो खून से गीला हो जाता है। मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जब यानी कि सरकार की जब किरकिरी होने लगती है, तब इस पर 6 राज्यों की पुलिस लगा दी जाती है। 6 राज्य की पुलिस लगाई जाती है वो दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जो MRK 8930 मैंने आपको गाड़ी का नंबर बताया था, हरियाणा पुलिस इसको पाने में कामयाब रहती है। और वो गाड़ी निकलती है, गुप्ता जी थे कोई बिजनेसमैन हरियाणा के, वहाँ से। लेकिन ये फिएट कार नहीं थी। जिस गाड़ी से किडनैप किया था वो गाड़ी थी फिएट, लेकिन ये गाड़ी फिएट नहीं थी, जो नंबर सेम था। और वो गाड़ी को अगर देखा जाए तो वो गाड़ी भी उस हालत में नहीं थी कि राजस्थान से और दिल्ली तक पहुंच सके, यानी ये प्लेट फिर फर्जी थी। आपको बता दें हम, जैसे लोग कहते हैं कि बिल्ला नंबर 786, इस टाइप से आपने सुना होगा। तो ये बिल्ला जो है प्लेट बदलने में बहुत माहिर था, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर रह चुका था। यानी वो प्लेट फर्जी की थी। गाड़ी कौन सी थी, वो गाड़ी पकड़ ली गई, लेकिन गाड़ी का नंबर बिल्कुल अलग था। अब ये दोनों दिल्ली छोड़कर भाग जाते हैं मुंबई। मुंबई में पहले से इनके ऊपर केस दर्ज होते हैं, यानी अपने आप को वहाँ भी ये सेफ नहीं समझते हैं। फिर रुख करते हैं आगरा की तरफ और आगरा आने की कोशिश करते हैं।
एक ट्रेन होती है, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ जाते हैं, लेकिन वो ट्रेन का जो डिब्बा था वो साधारण नहीं था, उसमें पूरे आर्मी के लोग बैठे हुए थे पहले से। आर्मी के लोगों के बीच इनकी कुछ कहा सुनी होती है, आप इस डिब्बे में कैसे, तो अपने आप को आर्मी वाला बताता है रंगा, लेकिन वो समझ जाते हैं। और उसमें जो एक आर्मी का अधिकारी था उसने देखा, और उसके पहले वो दिल्ली के पोस्टर देख चुका था। दिल्ली के पोस्टर में और रंगा और बिल्ला की शक्ल उसको कहीं ना कहीं मैच करती है, और वो दिल्ली पुलिस को फ़ोन करता है कि आप जो हमारी ये गाड़ी है अगली स्टेशन पे रुक रही है, आप वहाँ पर आ जाइएगा। वहाँ पे कम से कम 140 से ज़्यादा पुलिसकर्मी आ गए और उनको, रंगा और बिल्ला को, दोनों को पकड़ लेते हैं और आ जाते हैं लेकर के दिल्ली। दिल्ली में पूरी पूछताछ होती है, लेकिन रंगा और बिल्ला दोनों सिरे से मुकर जाते हैं कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, ये अपराध किसी और का होगा, ये हमारे सिर मढ़ा जा रहा है। लेकिन जब उसमें गीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी, उसमें जो भी डीएनए टेस्ट हुआ था, जो भी वहाँ पे चीज़ें पाई गईं, उन सब का डीएनए और रंगा बिल्ला का डीएनए सेम मैच करता है, यानी सारे सबूत मैच करते हैं रंगा और बिल्ला से। अब रंगा और बिल्ला को दिल्ली की निचली अदालत ने केस चला। बात बता दें, 1978 में ये केस हुआ था, 1979 में इस पे अदालत ने फैसला सुनाया, और वो फैसला था फांसी का। निचली अदालत से फिर रंगा और बिल्ला के वकील जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी फैसला सुरक्षित रहता है, यानी कि फांसी। हाई कोर्ट भी फांसी सुना देती है। ये फैसला 4 साल में कंप्लीट हो गया था, मतलब 79 से 82 के बीच में 4 साल में। सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सुरक्षित रखा और फांसी की सज़ा सुना दी। अब केवल एक विकल्प बचता है, वो है दया याचिका राष्ट्रपति के पास दया याचिका। राष्ट्रपति के पास जब दया याचिका जाती, संजीव रेड्डी इस घटना को देखा था, दिल्ली की घटना थी, वहीं सारे लोग रहते थे। पूरी दिल्ली कैसे कांपी थी ये भी जानते हैं, दिल्ली ही नहीं पूरा भारत कैसे कांपा था। तो इस दया याचिका को खारिज कर देते हैं। दया याचिका जब खारिज हो जाती है तो फांसी की तारीख तय होती है जनवरी 1982। अगर देखा जाए आज तक के जितने भी केस हुए हैं उसमें 4 साल के अंदर कोई क्राइम होता है और फांसी की सज़ा 4 साल के अंदर हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट या जो हमारा जजमेंट होता है उसके लिए था। अब रंगा और बिल्ला की फांसी जो होती है वो कैसे होती है? रंगा को तैयार किया जाता है, शायद 31 जनवरी या कुछ जनवरी का महीना होता है 1982। फांसी के लिए सुबह 5 बजे जगाया जाता है। दोनों को नहाने के लिए कहा जाता है, जिसमें रंगा ने नहा लिया है लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया है। दोनों कांपते हुए हाथों से, डरे और सहमे। जो डर और आज इनको लग रहा है, अगर पहले से लगता तो शायद ये अपराध न करते, या इस प्रकार के अपराध आदमी कितनी आसानी से करता है, मासूम बच्चों को मार देता है या फिर किडनैप करता है। आप पैसा कमाने के लिए किसी दूसरे के घर को तबाह करते हो, ये अच्छी बातें नहीं होती, लेकिन नहीं समझ में आई। आज उन्हीं बातों को जब फांसी के फंदे तक ले गई तब समझ में आती हैं। सर और हाथ पैर सब कैसे कांप रहे हैं। अगर इतना मजबूत बंदा है तो फिर हाथ पैर कैसे कांप सकते हैं। लेकिन अपराध करना, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जब खुद की फांसी हो या खुद की जब मौत का भय होता है तो कैसे हाथ पैर कांपते हैं, ये रंगा और बिल्ला को देख करके आप समझ सकते थे। रंगा और बिल्ला दोनों फांसी चढ़ने के लिए तैयार तो नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उनको तैयार किया जाता है और तख्ते तक ले जाया जाता है। सुबह का समय है, दोनों को फांसी के लिए तैयार किया जाता है। वहीं कालू जल्लाद और एक शायद फरीद जल्लाद, दोनों को बुलाया जाता है, दोनों को तैयार किया जाता है और एक काला सा कपड़ा सर पे लगा दिया जाता है। रंगा कहता है जो बोले सस्याकाल, लेकिन बिल्ला बहुत हड़बड़ाया और कांपता हुआ फांसी चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही चीज़ है, फैसला तय है, दोनों को होना है। जैसे ही एक शुक्ला शायद जेल के अधिकारी थे, उन्होंने लाल कलर का रूमाल हिलाया और फरीद और कालू दोनों लोग उसका जो गेर होता है उसको खींचते हैं और दोनों को फांसी दे दी जाती है।
ख़ास बात ये है कि कुछ देर तक वहीं लोग जब फांसी दी जाती है तो वहाँ पे रुकते हैं, फिर उसके बाद सभी लोग उस जो कोठरी टाइप में बनी होती है उससे बाहर आ जाते हैं। 2 घंटे के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। 2 घंटे के बाद डॉक्टर और पूरी टीम वहाँ पर पहुँची। फिर देखते हैं किस तरह से कि रंगा और बिल्ला दोनों फांसी तो चढ़ चुके होते हैं और बिल्ला की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस समय जो रंगा होता है वो 2 घंटे के बाद भी वहाँ पे जीवित होता है। जब डॉक्टर ने देखा और उसकी नाड़ी को पकड़ते हैं, नस को देखते हैं तो अभी भी चल रही थी। यानी जो रंगा था उन्होंने अपनी सांस को रोक के रखा था। अगर आप ऐसे समय में सांस रोक लेते हैं तो शायद कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तो 2 घंटे तक रंगा की सांसें चलती रहती। फिर देखते हैं और उसको फिर से एक बार सेम प्रोसेस करके दोबारा फांसी दी जाती है। आपने ये भी किस्सा सुना होगा, तो ये रंगा और बिल्ला का ही है। ये भी एक फांसी की अजीबोगरीब घटना थी। अभी तक कहीं पर ऐसा नहीं हुआ था कि 2 घंटे बाद भी कोई जीवित रहता हो, लेकिन रंगा 2 घंटे तक जीवित रहा। अब इन दोनों की लाशें उनके परिवार को सौंपने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन परिवार वाले इन लाशों को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से किरकिरी हुई थी पूरी दिल्ली सरकार की या उनके घर वालों की भी। जेल प्रशासन ने जब घर वालों ने लेना मना कर दिया तो जेल प्रशासन ने अपने रीति रिवाजों, अपने ढंग से अंतिम संस्कार किया दोनों रंगा और बिल्ला का। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दीजिएगा और कमेंट में बहुत सारा प्यार दीजिए। इस कहानी से आपको क्या मिला, क्या सीख मिली है, ये भी आप देखेंगे। दूसरी चीज़ बता दें, जो हमको सीख मिली है वो क्या मिली है, कभी भी किसी अनजान गाड़ी में न बैठें। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको जहाँ तक हो सके वो परिवार के कोई सदस्य हो, बड़ा हो या मम्मी पापा हो, उनके साथ खुद छोड़ने जाएं, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा आप चाहे जितना सिखा दीजिए लेकिन वो कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं या फिर वो इतना समझते नहीं हैं क्राइम क्या होता है। दूसरी चीज़ है, कभी भी अपराध करने का अगर मन बने तो एक बार उन अपराधियों के बारे में ज़रूर सोच लीजिए जो पहले से अपराध कर चुके थे और वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्या उनके पास शानो और शौकत है या फिर गाड़ी बंगला सब कुछ है और आसानी से कर रहे हैं? आपका जवाब होगा हाँ। जितने भी नेता हैं और या फिर भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये सब क्राइम ही तो कर रहे हैं। वो क्राइम दूसरा होता है, ये क्राइम हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप एक भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे और देश को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग रहेगा। तो आप सभी लोग इस कहानी से कुछ सीख लीजिएगा। जो इस कहानी में सुनाया गया है, जो जितना हम बच सकते हैं इस कहानी के माध्यम से उतना बचने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों।